नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लेंगे जगह। पीएम मोदी ने दी बधाई। बीजेपी बिहार दफ्तर में जबरदस्त जश्न। वोट चोरी पर दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस का हल्ला बोल। राहुल, सोनिया, प्रियंका खड़गे हुए शामिल। विपक्ष के नेताओं ने बनाई दूरी। मेसी के इवेंट में हुए बवाल पर असम सीएम हेमंता बिश्व शर्मा का बड़ा बयान। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी को लेकर उठाई मांग। जमकर हो रहा ममता का विरोध। थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में खिला कमल। लेफ्ट को बड़ा नुकसान, कांग्रेस को भी झटका। पूर्व डीजीपी श्रीलेखा आर ने दिलाई बीजेपी को जीत। अब मेयर बनने की अटकलें तेज। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आतंकी हमला। हनुक्का धार्मिक उत्सव के बीच भारी गोलीबारी। हमले में 10 से ज्यादा यहूदी मारे गए। नॉर्थ बॉन्डी बीच पर कई लाशें बिखरी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी से आई बड़ी खबर की। आज बीजेपी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे सभी के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि लंबे समय से चल रहे बीजेपी अध्यक्ष पद से सस्पेंस खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का नया कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। जेपी नड्डा के बाद अब संगठन की अहम जिम्मेदारी नितिन नवीन संभालेंगे। उनकी नियुक्ति को बिहार की राजनीति में बीजेपी के संगठनात्मक विस्तार और मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नवीन जी ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वो एक युवा और कर्मठ नेता है जिन्हें संगठन का काफी ज्यादा अनुभव है। सर, काफी सारे नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन एक बार फिर से पीएम मोदी ने चौंका दिया। यह प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल है कि सारी दुनिया वो आकलन करते रह जाती है। सारे पॉलिटिकल पंडित वो धत्ता साबित हो जाते हैं जब उनके पिटारा से सही नाम निकलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले से 3 संदेश दिए। भारतीय जनता पार्टी में जनरेशनल चेंज, ये महान लीडर्स का काम होता है कि वो अपने पीछे एक नई पीढ़ी को वो तैयार करके जाते हैं। तो उसकी शुरुआत नितिन नवीन के रूप में ऑलरेडी हो चुकी है। नंबर 2, उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि एक आम कार्यकर्ता जो संगठन के लिए लगातार काम करता रहे और बिना विवाद के संगठन की सारी दायित्वों को वो पूरा करता रहे, तो किसी की भी किस्मत चमक सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े नेताओं की चमचागिरी करते हो, जैसे कांग्रेस पार्टी में परिवार तय कर देता है, तो एक कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आम कार्यकर्ता भी अध्यक्ष पद की ओर जा सकता है। ये पहले से तो था ही, अब इसको प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से स्थापित किया। और नंबर 3 कि ये जो आगे आने वाला जो समय है उसमें और भी कई सारे नए लोग, ऐसा तो नहीं होगा कि अध्यक्ष कम उम्र का 45 साल का हो और उसके ऊपर उसके नीचे जो काम करने वाले जितने भी संगठन के लोग होंगे वो कोई 70 साल का, कोई 65 साल का, वो तो होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली कार्यकारिणी जो बनेगी उसमें यंग ब्लड की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। जी, तो पीएम के फैसले ने सभी को चौंकाया है। तो वहीं आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली, जिसमें राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए, पर विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है और अमित शाह के हाथ कांपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने चुनाव आयुक्तों पर बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका
गांधी ने कहा कि आज न्यायालय पर दबाव है, सारी मीडिया अंबानी अडानी की है। कांग्रेस के नेताओं को तरह तरह के आरोप लगाकर जेल में बंद किया गया है। खड़गे भी गरजे, काफी सारे बयान तमाम नेताओं की तरफ से सामने आए हैं। सर, ये रैली को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी, पर ये रैली फ्लॉप क्यों हो गई? फ्लॉप इसलिए हो गई कि कल आपका लीडर राहुल गांधी वो दिन भर हैदराबाद में मेसी के पीछे पीछे घूम रहा था। इतनी बड़ी रैली थी और वो हैदराबाद में दिन भर, मतलब नॉन सीरियस इवेंट राहुल गांधी ने इसे बना दिया। नंबर 2, किस चीज के लिए रैली थी? वोट चोरी के ऊपर। भाषण क्या दे रहे थे लोग? भाषण वहां वोट चोरी के अलावा तमाम तरह के मुद्दे पे कर रहे थे। राहुल गांधी ने छोटा सा भाषण दिया, हैंगओवर होगा कल का, थक गए होंगे, इसलिए 14-15 मिनट भी उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में भी 1-2 मिनट सिर्फ वोट चोरी की बात की और बाकी वो साइको एनालिस्ट बन गए। आपने देखा होगा, आपने बताया भी कि वो कह रहे हैं कि मनोबल टूट गया है प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह के हाथ कांपते। क्या भाई, जिस मुद्दे पे आपने रैली बुलाई उसमें तो जनता आई नहीं, और जनता नहीं आई लेकिन फिर भी उस मुद्दे के ऊपर आपने कोई ठोस आर्गुमेंट देकर कोई नैरेटिव क्रिएट आप नहीं कर पाए। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में फुटबॉलर मेसी की एक झलक पाने को बेताब खेल प्रेमियों ने उनके जाते ही बवाल कर दिया। टेबल कुर्सी तोड़ना शुरू कर दिया। महंगे टिकट खरीदने के बावजूद उन्हें मेसी को देखने तक का मौका नहीं मिला। इसकी वजह थी वीआईपी कल्चर। इसे लेकर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। इधर असम के सीएम हेमंता बिश्व शर्मा ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। शर्मा ने ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका कहना है कि ममता सरकार भीड़ को नियंत्रण करने में नाकामयाब साबित हुई है। अधिकारियों से घिरे होने के कारण भारी संख्या में जुटे लोग उन्हें देख तक नहीं सके हैं। एक बात तो तय है कि मैनेजमेंट बहुत खराब था, लेकिन अब हेमंता तो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को फौरन गिरफ्तार कर लेना। देखिए, बहुत सारी चीजें अब हो गई है। वहां यूथ था, सारे लोग, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, उन्होंने पैसे दिए, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000 भी खर्च करके वहां तक पहुंचा था। और आपने क्या किया? टीएमसी के तमाम लीडर्स जो है वो मेसी को घेर करके बैठ गए। उनके परिवार के साथ सेल्फी चल रही है। उनका मतलब वीआईपी कल्चर वाज एट इट्स पीक। तो लोगों की नाराजगी तो लाजमी है, लोग नाराज हैं। और अब जैसे देखिए, हैदराबाद में भी हुआ, वो थोड़ा बहुत बेहतर था। मुंबई में हुआ, वो भी बेहतर था। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को चीट करोगे। ये किस तरह का आप प्रोग्राम आपने किया, जबकि कलकत्ता फुटबॉल फैंस का वो मेसी के सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे उनकी दीवानगी जो है वो कलकत्ता शहर में था, और आपने उसको सब कुछ को चौपट कर दिया। तो लोग नाराज हैं तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही। अब इसलिए इसको तूल दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उस मौके का फायदा उठाया। जी बिल्कुल। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केरल में एक बड़ी राजनीतिक कामयाबी हासिल की है। पार्टी ने तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन पर कब्जा कर लिया है, जिससे राज्य की राजधानी की नगर पालिका में 45 साल से चले आ रहे लेफ्ट के लगातार शासन का अंत हो गया। इस जीत को और भी खास बनाते हुए केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी आर श्रीलखा ने एक महत्वपूर्ण मुकाबले में जीत हासिल की, जिससे बीजेपी की सफलता का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। शशि थरूर के गढ़ में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। देखिए, लेफ्ट के गढ़ में शशि थरूर का रोल क्या है वो तो आने वाले समय में मालूम चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि तिरुवनंतपुरम में जो लेफ्ट का बैस्टियन रहा है, 45 साल से उनका वर्चस्व रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2 झटके एक साथ। लेफ्ट को तो झटका लगा ही, लेकिन लेफ्ट अगर हार रही थी तो वहां कांग्रेस पार्टी को जीतना था। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर, राहुल गांधी के आंख नाक कान, ये सब केरल से आते हैं, है ना। केरल के लोग, राहुल गांधी, कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी वो भी केसी वेणुगोपाल, वो भी केरल से आते हैं। तो तिरुवनंतपुरम में अगर लेफ्ट हारा तो वहां पे कांग्रेस को जीतना था, लेकिन यहां बाजी कांग्रेस पार्टी से छीन के
भारतीय जनता पार्टी ले गई। तो ये अपने आप में जो कहते हैं ना कि एक वॉर में दो शिकार, वो हुआ है। और मुझे लगता है कि एक पिच बन गया है। जिस तरीके से 20% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उठाए हैं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों की नींद को हराम कर रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक बीच पर 2000 लोगों की मौजूदगी के बीच यह हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। यह हमला हनुक्का बाय द सी नामक कार्यक्रम में हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद हर कोई सहम गया है, क्योंकि वीडियो में नॉर्थ बॉन्डी बीच पर हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना खतरनाक था। मारे गए लोगों में एक हमलावर भी शामिल बताया जा रहा है, जबकि दूसरा संदिग्ध रूप से घायल है। इस बीच एक शूटर की पहचान 24 साल के नवीद अकरम के तौर पर हुई है। सर, इस आतंकी हमले में भी पाकिस्तान का कनेक्शन? बिल्कुल, जहां जहां पाकिस्तान वहां वहां आतंकवाद, जहां जहां आतंकवाद वहां वहां पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भाई ये तो कंडेम भी किया है और उस पर एक्शन की मांग की है। नेतन्याहू ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से कि अब इसका बदला लो। दिक्कत क्या है कि ये घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब सरकार चलाने वाले लीडर्स, उनके दिमाग के ऊपर वो काला पर्दा सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का, राइट्स का वो लगा रहेगा। आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स का इतना ख्याल ये लोग रखते हैं कि आप देखिए भाई, अमेरिका में हुआ, 9/11 हुआ, 9/11 के बाद भी कई सारी घटनाएं घटी। स्पेन में हुआ, सी बीच के ऊपर ट्रक चला दिया था। मुंबई में हुआ, पहलगाम में हुआ। ये देखिए, ये दानव लोग हैं। इनके साथ अगर आप मानवीय मूल्यों के साथ लड़ोगे तो हमेशा इसी तरीके से लाशें गिननी पड़ेगी कि कहीं 10 मारा गया, कहीं 25 मारा जाएगा, कहीं 200 मारा जाएगा, कहीं 1200 मारा जाएगा। ये सारी चीजें होंगी। ये इस्लामिक जिहाद है। दुनिया भर में जहां जहां इस तरह की घटनाएं घटती हैं, उसका एक ही मकसद है, और वो मकसद ये है कि इस्लाम का शासन हो, शरिया कानून लागू हो। और इसलिए इन सब मूवमेंट को वो अलग अलग नाम से, कोई अलकायदा, कोई ISIS, कोई लश्कर ए तोयबा बनाता जरूर है, लेकिन इनका एम एक है। योगी जी सही कहते हैं, दुनिया बट रही है इसलिए कट रही है। अदरवाइज अगर पूरी दुनिया, सारी सरकारें एक साथ एक आवाज में कि ये इनफ हो गया, अब हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे और उसके लिए इंतजाम करें, तभी जाकर के ये लड़ाई को लड़ी जा सकती है। नहीं तो आज ऑस्ट्रेलिया है तो कल स्पेन होगा, परसों इंग्लैंड होगा, तरसों जर्मनी होगा। ये हर दिन, हर महीने कहीं न कहीं से इस तरह की खबरें आती हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।